नमस्कार मित्रों, आज हम हमारे हिंदी में एक नए गद्य की बात करेंगे जिसका नाम है रचना। शुरुआत करते हैं हमारे इस रचना के गद्य के बारे में। वैसे तो यहाँ पे आपने देखा मित्रों कि जो हमारा गद्य है उसमें हमें जो पात्र दिए गए हैं जिसके बारे में हमने बात की है। देखते हैं कि ये शुरुआत है वो कैसे होती है। शाम का समय है। ग्राम पंचायत के कार्यालय के बंद दरवाजे के पास बैठा चौकीदार जमाई ले रहा है और दूर बैठे 3 लोग रमेश, निमेश और नरेश गंभीरता से बात करते दिखाई देते हैं। और इतने में ही गोपी जो है वो प्रवेश करती है। तो ये जो है वो पूरा दृश्य हमें दिखाया गया है कि कौन क्या कर रहा है। संपूर्ण नाटक के दौरान जो हमारा स्थल है वो निश्चित है, ग्राम पंचायत का कार्यालय। उस कार्यालय के पास शाम का समय हो चुका है। कार्यालय के दरवाजे बंद हो चुके हैं। वहाँ पे एक चौकीदार बैठा हुआ है और दूर बैठे हुए हैं ये 3 लड़के रमेश, निमेश और नरेश, जो गंभीरता से ऐसे दिखाई दे रहे हैं। और वहीं पे गोपी है वो प्रवेश करती है। देखते हैं ये गोपी क्यों आई है। गोपी दोनों ओर देख लेने के बाद हमें जो कोई भी चीज़ है मित्रों, वो जो जिसे हम ब्रैकेट कहते हैं, कौंस, उसके अंदर दिए गए जो कोई भी शब्द है, वाक्य है, वो क्रिया सूचित करते हैं। यानी कि वो आसपास देख रही है और मान लो कि यानी किसी को ढूंढ रही है। अविनाश जी यहाँ नहीं आए, प्रश्न पूछती है। तो यह प्रश्न है वो पास में जो 3 लड़के बैठे हैं उन्हें पूछ रहे हैं कि अविनाश जी नहीं आए, कहाँ गए। तो निमेश उन्हें जवाब देता है, अरे गोपी तुम, क्या कोई काम था अविनाश का। तो गोपी कहती है, खास तो नहीं, पर कल उन्होंने वादा किया था कि आज इसी समय वे मुझे प्रसाद जी की कविता समझाएंगे। तो गोपी है वो निमेश से बात करती है। अब पूरा दृश्य ये अविनाश कौन है, क्यों पूछ रही है, निमेश उसे क्यों पूछ रहा है कि क्या काम है, ये अविनाश है तो ये गया कहाँ है। गोपी है वो कहती है, भाई मुझे वादा किया था कि मैं आपको प्रसाद जी की कविताएं समझाऊंगा। इतने में ही निमेश और गोपी बात करते हैं। रमेश आता है। रमेश कहता है, कविता समझने से कोई फ़ायदा नहीं होगा गोपी, कोई ठोस काम करो या अविनाश को करने दो। ऐसा लग रहा हो जैसे कि रमेश गुस्से में है। रमेश है वो गोपी को कहते हुए, काव्य समझने में क्या रखा है, कविता समझ के क्या करोगी, कुछ करना ही है जीवन में तो कोई ठोस काम करो, और नहीं करना चाहती हो तो अविनाश को करने दो। इस प्रकार मान लो कि क्रोधित हो गया है, कोई ऐसे ठोस काम के बारे में बात कर रहा है। तो ऐसी कौन सी ठोस बात है जिसके बारे में रमेश बता रहा है। कह रहा है कि गोपी को तुम भी करो और ना करना चाहो तो दूसरों को करने दो। और गोपी मान लो कि कुछ समझ ही नहीं पाई और कहती है, आप भी कैसा मजाक कर रहे हैं रमेश भाई, कविता तो आत्मा की कला है, संवेदना का सौंदर्य है। कविता समझना तो बहुत अच्छी बात है, कविता है वो हमारे मन की बातों को, हमारी कला को, ये तो एक कला है, हमारा संवेदना इससे जुड़ा हुआ है। कविता में तो सौंदर्यता होती है। कैसा मजाक कर रहे हैं कि कविता समझने वाली कोई बात नहीं है, ऐसा आप बोल ही कैसे सकते हैं। तो मान लो कि गोपी भी एकदम परेशान हो गई रमेश भाई की बात को सुन के। और निमेश इतने में बोलता है कि पर आत्मा या संवेदना हो तभी ना। तो यहाँ पे फिर से निमेश का यह वाक्य हमारे अंदर एक प्रश्न उठाता है कि भाई ऐसी कौन सी बात हो गई है कि इन लोगों के अंदर की आत्मा मर चुकी है, संवेदना मर चुकी है, क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं कि भाई अंदर आत्मा या संवेदना होनी तो चाहिए ना। ऐसा क्यों बोल रहा है निमेश, क्यों रमेश कविता समझने से मना कर रहा है। और इतने में गोपी भी कहती है, क्या निमेश भाई आत्मा नहीं है, ऐसी क्या बातें कर रहे हो, आत्मा तो होता है ना शरीर में, आत्मा नहीं होगी तो शरीर कैसे आपका चल रहा है। तो गोपी भी है वो आश्चर्य, वो भी समझ नहीं पा रही है कि ये लोगों का कहने का तात्पर्य है क्या। और तभी जो है वो निमेश कहता है कि कभी कभी थी आत्मा, लेकिन आज नहीं है, आज खत्म हो चुकी है। और हम सब आज निर्णय कर चुके हैं कि ये जो हमारे हाथ हैं वही पर्याप्त है, हाथ पर्याप्त है। कहने का तात्पर्य यहाँ पे हमें अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। निमेश और रमेश मान लो कि संवेदना खो चुके हैं, उनके अंदर संवेदना नहीं रही है, और वो मान लो कि कुछ ऐसी बात कर रहे हैं कि उनके हाथ ही पर्याप्त है। लेकिन किस कार्य के लिए, कौन सा कार्य ये दोनों करना चाहते हैं। और इनका तीसरा दोस्त रमेश
क्या करना चाहते हैं, गोपी को क्या कहना चाहते हैं कि भाई हाथ पर्याप्त है। ऐसा कौन सा काम है, ऐसी कौन सी घटना है जो इनके मन के अंदर आत्मा और संवेदना नहीं रही है, ऐसा ये लोग क्यों कह रहे हैं। तो देखते हैं आगे। अब जब हाथों की बात करते हैं निमेश और रमेश, तो गोपी है कहती है भाई हाथ तो सभी के होते हैं, आप लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं कि भाई हाथ ही पर्याप्त है, हाथ तो सभी के होते हैं जैसी आत्मा सभी की होती है। तो नरेश कहता है पर हम आज इन हाथों का कमाल दिखाएंगे कि हाथों का कमाल होता कैसे। और गोपी है वो फिर से हमारी तरह कुछ समझ नहीं पा रही। मैं समझी नहीं नरेश भाई, आप क्या कहना चाहते हैं हाथ का कमाल दिखाएंगे। नरेश फिर से कहता है हम इन हाथों का सदुपयोग करेंगे, सही उपयोग करेंगे, सही मायने में कमाल दिखाएंगे। गोपी फिर से कहती है भाई मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, यह तो आप अपने और भी मुश्किल बात कह दी, मुझे और कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं और असमंजस में आ गई हूँ। और तभी जो है वो रमेश आता है और कहता है तुम अभी बच्ची हो, जाओ और कविता पढ़ो। तो अब जो ऐसी बात करते हैं रमेश, तो गोपी कहती है सो तो आपकी सलाह के बिना भी मैं कविता तो पढ़ने ही वाली हूँ। आप लोगों को भले ही कविता में कोई रस ना हो, लेकिन कविता है वो तो मेरी संवेदना है, एक कला है पढ़ना, तो आप नहीं कहेंगे तो भी मैं तो वो पढ़ने ही वाली हूँ। लेकिन सचमुच आप अपने हाथों का सदुपयोग जो करने जा रहे हैं, तो इच्छा होती है कि मैं भी आपका साथ क्यों ना दूँ। वैसे तो मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा है कि आप लोग किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, किस जगह पे अपने हाथों का प्रयोग करने वाले हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि चलो मैं भी आपका थोड़ा साथ दे दूं। तो रमेश कहता है तुम्हारे हाथ अभी कोमल है बहन, जाओ, अविनाश से मैं कहूँगा कि तुम आई थी, तुम जाओ, आप जिसे खोजने आई हो, अविनाश को खोजने आई हो, तो मैं उसे बता दूंगा, तुम अभी जाओ कविता पढ़ो, यहाँ पे तुम्हें हाथों का कमाल नहीं दिखाना है क्योंकि तुम्हारे हाथ कोमल है। तो अभी जो है वो गोपी वैसे तो कुछ समझ नहीं पा रही है कि भाई क्या हाथ कोमल है, क्या करना है, कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है। फिर भी मैं साथ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन रमेश उसे मना कर देता है कि तुम्हारा हाथ कोमल है, तुम छोटी हो, तुम बच्ची हो, इसलिए तुम जाओ और अविनाश को मैं बता दूंगा कि तुम आई थी, मगर हाँ उसका इंतज़ार मत करना, आज हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं, न तो पंचायत के किसी सदस्यों को हटने देंगे जब तक वे हमारे सभी सवालों का जवाब ना दे दें। तो यहाँ पे रमेश का यह संवाद है मित्रों, वो हमें क्लैरिफाई करता है। यहाँ पे हमें सब ऐसा समझ में आता है कि ये लोग क्यों, कहाँ, किस बात के लिए बैठे हुए हैं। जैसे कि हमने देखा दृश्य, ग्राम पंचायत के कार्यालय के बाहर बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि आज यहाँ ग्राम पंचायत के कार्यालय से ना तो हम हटेंगे और ना ही पंचायत के किसी सदस्यों को हम हटने देंगे जब तक वो हमारे सवालों का जवाब ना दे। यानी कि यहाँ पे युवा वर्ग जो है वो जागरूक हो गया है, कार्यालय ग्राम पंचायत से कुछ सवाल करना चाहता है। कुछ ऐसी घटनाएं हुई होंगी कि ग्राम पंचायत इनका जवाब नहीं दे रही है, कह रहे हैं कि ग्राम पंचायत के लोग को भी नहीं निकलने देंगे और हम भी नहीं हटेंगे जब तक हमारा जवाब हमें नहीं मिलेगा। इसलिए गोपी तुम अविनाश का इंतज़ार मत करना, क्योंकि आज तो हम यहाँ से हटने वाले हैं ही नहीं। तो यहाँ पे मित्रों हमें पता चल जाता है कि ये रमेश, निमेश और नरेश क्यों कम पंचायत के पास बैठे हैं। अब अविनाश कहाँ है वो हमें अभी तक नहीं बताया। देखते हैं आगे कि अविनाश है वो कहाँ है, क्यों अब तक नहीं आया है, और ऐसे कौन से सवाल का जवाब ये लोग पंचायत के पास मांग रहे हैं। और तभी जो है रमेश कहता है कि भाई तुम जाओ, और गोपी उसे जवाब देती है कि भाई ये पंचायत वाले आपको जवाब क्यों नहीं देंगे। आप कह रहे हैं कि जब तक ये लोग जवाब नहीं देंगे हम नहीं हटेंगे, तो आखिर पंचायत वाले आपके सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। जो लंबा भाषण कर सकता है उसके लिए जवाब देने को तो बड़ा आसान रहता है। गोपी छोटी है, वो समझ नहीं पा रही है। कहते भाई ये पंचायत वाले वैसे तो बड़े लंबे लंबे भाषण करते हैं, तो आपके लिए जवाब देना उनको बहुत आसान रहता है, तो वो आपके सवाल का जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं। इतना लंबा भाषण कर सकते हैं तो आपके सवाल को उत्तर नहीं दे सकते, वो तो उनके लिए बड़ा आसान रहता है। अब नरेश समझाता है आसान होता तो वे यहाँ आकर हमसे बात न करते। नरेश भी ऐसे क्रोधित होके कि भाई अगर हमारे सवालों का उत्तर देना उनके लिए आसान होता तो वो वहाँ पे छिपके नहीं बैठे होते, उठ के आते और हमें हमारे सवालों का जवाब देते। और उतने में ही खड़ा होकर चौकीदार की ओर जाता है,
देखो तो सही, दरवाज़ा बंद करके सभी भीतर बैठे हैं, नालायक उल्लू के पट्टे। तो नरेश यहाँ पे क्रोधित हो जाता है कि देखो कैसे दरवाज़ा बंद करके अंदर बैठे हुए हैं, नालायक सभी, उल्लू के पट्टे हैं सभी। मतलब गाली गलौज करता है कि भाई हमारा उत्तर देने के लिए बाहर भी नहीं आ सकती, इतनी भी हिम्मत नहीं है, भीतर छुपे हुए बैठे हुए हैं। और निमेश है वो कहता है कि नरेश, अपशब्दों का उपयोग कर अविनाश का प्रतिबंध है। याद रखो कि भाई अविनाश ने हमें मना किया है कि कोई भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना है, तो वो बात तुम भूल ना जाओ और अपशब्द का प्रयोग ना करो। तो नरेश कहता है तभी तो हम अभी तक शांत हैं, अविनाश ने मना किया है इसलिए तो अब तक शांत बैठे हैं। कितनी बार तो हमें प्रार्थना पत्र भी दिए हैं, कितने दिन तक प्रतीक्षा की है, आखिर हार कर आज उपवास पर बैठ गए, लेकिन ये ग्राम पंचायत वाले हमें हमारे सवाल का उत्तर दे ही नहीं रहे हैं। हमने इतनी बार उन्हें प्रार्थना पत्र यानी कि विनती पत्र सवालों के दिए हैं, प्रतीक्षा भी की है उत्तरों की, तब भी उत्तर नहीं दे रहे। तो आज हम उपवास करने के लिए बैठ गए, फिर भी उत्तर नहीं दे रहे हैं। अब रमेश कहता है, रमेश नरेश की बात को आगे बढ़ाते हुए, ठीक 2 घंटे पहले उनकी मीटिंग शुरू हुई, यानी कि जो अब तक गुस्सा होकर नरेश कह रहा था कि भाई अब तक हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया है, हमने इतने उन्हें प्रार्थना पत्र किए हुए हैं, तो कहते हैं कि भाई 2 घंटे पहले उनकी मीटिंग शुरू हुई थी, बीच में हमने बार बार कहलवाया कि हमको अंदर बुलाओ या फिर खुद बाहर आओ, हमसे बात करो, बस जवाब ही नहीं दिया। रमेश भी कहता है कि भाई कहाँ से जवाब देंगे, मैंने इतनी बार कहा कि भाई या हमें अंदर बुला लो कार्यालय में या खुद बाहर आओ, लेकिन हमारे सवालों का उत्तर दो, लेकिन बस उन्होंने तो कुछ जवाब ही नहीं दिया। नरेश कहता है जैसे हमारी हस्ती ही उन्हें कबूल नहीं, कि भाई वो हमसे बात ही नहीं करना चाहते, ऐसा कहता है नरेश कि उन्हें हमसे कुछ लेना देना ही नहीं है, ऐसे बात कर रहे हैं ये लोग। तो रमेश कहता है ऐसा तो नहीं है, पर वे जानते हैं कि पिंजरा पोल में मवेशियों की तरह ये कुछ नहीं कर सकते, यानी कि मवेशियों की तरह कुछ नहीं कर सकते, मतलब कि ये लोग कुछ तोड़ फोड़ नहीं करेंगे। इनका उपवास आंदोलन बड़ा ही शांत है, हिंसक नहीं है, क्योंकि अविनाश यहाँ पे सबको मना करके गया है, प्रतिबंध करके गया है कि किसी को गाला गलौज नहीं करनी है, तोड़ फोड़ नहीं करनी है। और ये लोग नरेश रमेश ये सोच रहे हैं कि हमारी शांति का फ़ायदा उठाया जा रहा है। उदाहरण देते हैं कि भी पता है ना वो पिंजरा पोल में जो मवेशियों ने हल्ला बोल कर दिया था, हम वैसा नहीं करेंगे, इन लोगों को पता है, इसलिए शांति से बैठे हुए हैं, इसलिए हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहे हैं। और नरेश तभी ऊंची आवाज़ में, हम कुछ नहीं कर सकते। तब निमेश कहता है जवाब तलब कर सकते हैं, हम कर तो सब कुछ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अविनाश ने हमें प्रतिबंध करके रखा है, हमें गाली गलौज करने से, हमें झगड़ा करने से, तोड़फोड़ करने से मना किया है। और तभी रमेश है वो गोपी से कहता है आखिर सदस्य साहबों ने कहलवाया है कि तुम चाहो तो शिष्ट भाषा में आवेदन पत्र दे सकते हो, कि भाई ऐसा नहीं है, उन लोगों ने हमें कहा है कि आप अपना आवेदन पत्र शिष्ट भाषा का प्रयोग करके दें, यानी कि हमें गाली गलौज नहीं करनी है। और गोपी कहती है बड़ी मेहरबानी की उन्होंने, पर क्या आप शिष्ट भाषा का प्रयोग कर सकते हैं? गोपी कहती है कि भाई चलो ठीक है, वो साहिब ने आपको बोला कि आप शिष्ट भाषा का प्रयोग करके आवेदन पत्र दिए, लेकिन आप लोगों तो देखो शिष्ट भाषा का प्रयोग कर सकेंगे, आप लोगों तो उनको देख के कुछ होता है, गाली गलौज करने लगते हो। और तभी नरेश है वो कहते हैं कि अविनाश कर सकता है शिष्ट भाषा का प्रयोग, क्योंकि उसने तो सभी को प्रतिबंध कर रखा है, हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन अविनाश कर सकता है। हमने कहा कि जाओ भाई एकांत में बैठकर संस्कृत प्रचुर भाषा में कुछ लिख के लाओ, पर बड़ी देर कर दी, यानी कि अविनाश कहाँ गया है, इसका उत्तर हमें यहाँ पे मिल गया। अविनाश शिष्ट भाषा का संस्कृत में प्रयोग कर, अच्छा सा एक भाषा में प्रयोग कर पत्र लिखने कहीं गया है। लेकिन नरेश कहता है भाई बड़ी देर कर दी अविनाश ने, तो शिष्ट भाषा में उसको पत्र लिखने को कहा, तो अभी तक आया नहीं, बोला कि एकांत में जाके लिखो, यहाँ पे हम लोग गाली गलौज करेंगे, उसे पसंद नहीं आएगा। यानी कि अविनाश यहाँ पे एक समझा बूझा शिष्ट भाषा का प्रयोग करने वाला एक इंसान। और रमेश कहता है शिष्ट शब्द खोज रहा होगा, यानी पे यहाँ पे थोड़ी हंसी मजाक हो जाती है। नरेश कहता है बड़ी देर कर दी, तो रमेश कहता है कि भाई वो शिष्ट भाषा खोज रहा होगा, शिष्ट शब्दों को प्रयोग कर रहा होगा। और गोपी कहती है आप उनकी मदद करें तो अच्छा होता, लेकिन आप तो यहाँ बैठ के गुस्सा कर रहे हो, क्रोध कर रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो। और तभी नरेश कहता है बस हमने मैटर दे दिया है,
गोपी, मैं जान सकती हूँ कि क्या मैटर है, कौन से मैटर के लेके आप सवाल करना चाहते हैं, जवाब मांगना चाहते हैं, मैं जान सकती हूँ? तो नरेश कहता है क्यों नहीं, सारा गांव जानता है। इन सदस्य महोदयों ने बेशर्म होकर भ्रष्टाचार के कई मामलों में जो सहयोग किया है। यानी कि मित्रों, यहाँ पे इस संवाद में हमें यह भी पता चल गया कि आखिर इन लोगों का आशय क्या है, क्यों उपवास आंदोलन पे बैठे हुए हैं, कौन से सवालों का जवाब मांग रहे हैं। ये उत्तर हमें यहाँ पे मिल जाता है जब गोपी पूछती है कि भाई आखिर आप लोग कौन से सवालों का जवाब मांग रहे हैं, मैं भी जानना चाहती हूँ। और तभी जो है ये लोग खुल के बात कर देते हैं और कहते हैं कि केवल हम नहीं, सारा गांव जानना चाहता है कि हमारे इन ग्राम पंचायत के सभ्यों ने, महोदयों ने बेशर्म होकर भ्रष्टाचार में सहयोग क्यों किया और ऐसे दूसरे कौन से मामले हैं जिसमें इन्होंने भ्रष्टाचार किया हुआ है, ये हम जानना चाहते हैं। और गोपी कहती है चलिए, एक क्षेत्रों में तो सहकार की भावना फली और यहाँ पे वापस एक कटाक्ष देखने को मिलता है कि चलो इन सभ्यों ने, सदस्यों ने किसी एक काम में तो एक दूसरों का सहयोग दिया, यानी कि भ्रष्टाचार जैसे गलत काम करने में। और यहाँ पे है गोपी कटाक्ष करके जाती है, छोटी है लेकिन फिर भी कटाक्ष बहुत अच्छा किया है कि भाई यह ग्राम पंचायत के लोग, सदस्य वैसे तो हमारे लिए कोई अच्छे काम में सहयोग नहीं देते, लेकिन चलो भ्रष्टाचार करने के लिए तो एक हो गए। और ऐसे गोपी कटाक्ष कर बैठती है। रमेश कहता है गोपी, इस बात पर तुम भीतर जाकर इन लोगों को बधाई दो, मज़ा आएगा। वापस हंसी मजाक के मूड में कि जाओ बधाई दे के आओ कि चलो अच्छा है, आप लोगों ने मिलके एक काम तो अच्छा किया, मतलब कि एक काम तो आप लोगों ने मिलके किया, भले ही भ्रष्टाचार का काम किया हो। और इसी तरीके से उनका मजाक उड़ाते हैं। और रमेश कहता है वे हमारा मजाक समझ पाएंगे तभी ना, उनके समझ में तो आना चाहिए, वो कहाँ शिष्ट भाषा समझते हैं। और यहाँ पे फिर निमेश कटाक्ष करता है कि भाई वो हमारी भाषा समझने भी चाहिए। और नरेश कहता है वे समझेंगे कि गोपी जैसी होनहार लड़की ने हमें बधाई दी है, तारीफ की है। नरेश फिर से मजाक के मूड में कि भाई वो लोग को पता चले कि गोपी जैसी लड़की भी समझती है, छोटी बच्ची, कि आप कितना गलत काम कर रहे हैं। और गोपी कहती है क्या सबके सब बुद्धू है यहाँ पे? और वापस गोपी है वो नादान होकर, नासमझ होकर कि भाई ये ग्राम पंचायत के सभी लोग जो मुझे बुद्धू लग रहे हैं। और रमेश कहते हैं तो बड़े चालाक, पर ज़रूरत पड़ने पर बुद्धू भी बन सकते हैं कि भाई ये वैसे देखा जाए तो बुद्धू नहीं है, पैसों के लिए इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार किए, इतने चालाक लोग हैं ये लोग, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर बुद्धू बन जाते हैं। अविनाश अभी क्यों नहीं आया? देखो तो सही गोपी, वो शायद दद्दा के घर बैठा होगा। और वापस अविनाश की राह देखते हुए पूछता है गोपी को कि भाई ढूंढ के आओ अविनाश को, दद्दा के घर पे बैठ गया होगा, ढूंढ के लाओ उसे। और गोपी कहती है आप लोगों को हर्ज न हो तो उनके साथ यहाँ आऊँ, मैं जाती हूँ उन्हें ढूंढने के लिए, कोई बात नहीं, लेकिन मैं ढूंढ के वापस यहाँ आऊँगी, आप लोगों को कोई हर्ज तो नहीं है, दिक्कत तो नहीं है। और तभी रमेश कहता है हर्ज तो शायद तुम्हारे बड़े भाई साहब को होगा, भाई हमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आपके बड़े भाई साहब को हर्ज होगा, तकलीफ होगा, यानी कि अविनाश को, वो शायद नहीं चाहेगा कि तुम यहाँ पे आओ। तो गोपी कहती है यह आपकी गलतफहमी है, मेरे बड़े भाई साहब को कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं तो आऊँगी। और फिर वो चली जाती है, कहाँ पे जाती है? अविनाश को ढूंढने के लिए। देखते हैं अब गोपी तो चली गई अविनाश को ढूंढने के लिए, अविनाश अब तक आया नहीं, इस बीच क्या होता है।